प्राथमिक विद्यालय का सृजन हमने करा है। हम पुलिस का हस्तक्षेप ना के बराबर होने दिए। बहुत सारे जिला परिषद सदस्य भी कहते हैं कि सरकार तो कुछ दे नहीं पा रही है। पिछले चुनाव में जो मैं हारा, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में मैं हार गया। एक जगह लोग उठना बैठना समाप्त कर दिए। जहाँ जहाँ लगता है कि गांजा का एक सोंठ चल रहा है, पुलिस का खौफ नहीं रह गया है, दलाली सिस्टम उभर गया है। जनप्रतिनिधि खुद उस धंधा में लिप्त हैं, अवैध कारोबार में लिप्त हैं। सिरसापाही हमारे इलाके का मुख्य बाजार है और इस बाजार का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। विद्वानों की नगरी तो सिरसापाही है ही और रहेगी ही। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं मीडिया चौकी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मधुबनी क्षेत्र संख्या 29 के पूर्व जिला पार्षद भारत भूषण जी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और एक मैथिली फिल्म के कलाकार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बार के आगामी पंचायत चुनाव में उनकी क्या तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर इस बार वो जनता के बीच जाने वाले हैं। स्वागत है सर। ये धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे यही रहेगा कि आपने विगत 15 वर्ष शासन किया है इस क्षेत्र में, जिला पार्षद आप रह चुके हैं 15 वर्ष। ऐसे में आपने जनता के हित में क्या कुछ किया, क्या विकास के कार्य किए गए? सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा। मैं आपके माध्यम से समस्त जनता मालिक के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझ जैसे व्यक्ति को 2001 में भरपूर आशीर्वाद देकर के यहाँ से जिताने का काम किया और पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो भी विभाग हैं और जिला स्तर पर जिस किसी भी विभाग में जो भी आवंटन आया, मैं भरसक प्रयास करता रहा कि अगर 5 यूनिट अगर मधुबनी जिला को प्राप्त हुआ है तो 2 यूनिट मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में ले जाऊं और संभवतः ज़मीन पर हमने उतारने का भी काम किया। जैसा कि अभी जिला परिषद के स्तर पर लोग कहते हैं कि विकास फंड के लिए कुछ पैसा नहीं आता है, जबकि मोदी सरकार के समय में अभी जो पिछले 5 साल में नहीं था, तो लगता है करोड़ों की योजना जिला परिषद के माध्यम से सरकार ने दी है। वैसे तो अमूमन देखा जाए तो पूरे पंचायती राज व्यवस्था में हर एक पंचायत में 8 से 9 करोड़ रुपया मोदी सरकार के द्वारा आ चुका, जो सरजमीन पर दिखाई भी दे रहा है। लूट खसोट की भी बात आई है, लेकिन जो भी सरकार की मंशा रही कि गांव का विकास हो और कैसे ग्राम स्वराज की जो मूल परिकल्पना है कैसे साकार मूर्त लेगा, इसको लेके बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों प्रतिबद्ध है और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने का काम किया। जनप्रतिनिधि बहुत हद तक इस चीज़ को नहीं समझ पाए, अपने अधिकार को नहीं समझ पाया। जिस समय में हम लोग थे तो विकास फंड के लिए मात्र साल में 2,40,000 रुपया मिलता था, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से जिला भर में जो भी आवंटन आया उस आवंटन का बहुत सारा हिस्सा मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में लाने का काम किया। जैसा कि 29 प्राथमिक विद्यालय का सृजन हमने कराया। पूरे जिला में नहीं हो पाया। बहुत ऐसे जिला पार्षद थे कि अपने क्षेत्र में बस 2,40,000 रुपया विकास फंड को लेकर के ही तत्पर रहते थे, उनको भी जानकारी का अभाव था। लेकिन विभागीय स्तर पर मेरा जाना आना, खुद अपने आप में भी कुछ एक जानकारी रखना, विभागीय आवंटन और पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल स्वरूप है और जो उसका संवैधानिक अधिकार है, उससे मैं बहुत हद तक जानकारी और अनुभव रखता रहा और जो भी आवंटन आया मैं अपने क्षेत्र में लाने का काम किया। मैं अपने कार्यकाल में 29 विद्यालय, 3-3 किलोमीटर पर कहीं विद्यालय नहीं था, आज दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग बन के तैयार है और स्कूल सही रूप से चल रहा है। बहुत जगह ज़मीनी कारण से, ज़मीन के अभाव के कारण आपका बिल्डिंग नहीं बन पाया और बहुत जगह बन भी चुका। 29 विद्यालय हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सृजन करवाया था। जैसा कि सनकोट पंचायत में 4 विद्यालय का सृजन करवाया, रामपुर में पदमोल में बन गया, सनकोट बलाट में बन गया, देवहारी इस्टोला में बन गया, एक माधोपुर अति पिछड़ा टोला करके वहाँ भी सृजित है, लेकिन ज़मीनी अनुपलब्धता के कारण बिल्डिंग नहीं बन पाया, जबकि मास्टर शिक्षक भी नियोजित हैं। उसी तरह से आप देख लीजिए सिरसापाही पूर्वी में आपका तिलोरी टोल पर ज़मीन
अनुपलब्ध है, इस कारण से बिल्डिंग नहीं बन पाया, जबकि स्कूल संचालित है, शिक्षक भी नियुक्त हैं। उसी तरह से आपका बरवाहा में सुमन महासेठ जी विधान पार्षद के माध्यम से हम लोगों ने पार्टी लाइन पर उनसे भी फंड लाया, आज बिल्डिंग बन के तैयार है। बहुत ऐसा है, आपका तेलिया मुसहरी पर ज़मीन अनुपलब्ध होने के कारण पचारही में आपको, बद्री सागर में, पंडोल पूर्वी में आपको, कमलपुर में, बहुत जगह ऐसा है जो कुछ जगह ज़मीन अनुपलब्ध रहने के कारण बिल्डिंग नहीं बन पाया, लेकिन कुल 29 विद्यालय हमने सृजन करवाया। अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे, मुख्य सड़क की बात तो छोड़ दीजिए, जो सड़क अकल्पनीय था, धूड़ के तरह था, लोग पैदल जाना भी नहीं समझ पा रहा था कि पैदल भी मैं इस जगह सीमा से उस सीमा तक जा पाऊँ, लेकिन आज वह सड़क कालीकृत हो चुका है। लोगों को अकल्पनीय लग रहा है कि ऐसे चौर का सड़क कैसे पक्कीकरण हो गया। जैसा कि एक सड़क आप ये भी देख सकते हैं, बहुत ऐसे सड़क हुआ। मैं 104 सड़क अपने जिला परिषद क्षेत्र के सहित पूरे पंडोल प्रखंड में, एक तरह से बहुत सारे लोग, उस समय के अन्य क्षेत्र के विधायक लोग भी, सांसद लोग भी हम पर आरोप लगाए कि आप सारा चीज़ अपने पंडोल निर्वाचन क्षेत्र में ले आया, जबकि मेरा उसमें कुछ ऐसा नहीं था। एक तुकबंदी हो गई, भारत सरकार ने कहा कि बिहार सरकार अमुक तारीख तक जितना DPR बना करके समर्पित करेगी, हम सबको स्वीकृति दे देंगे। और संयोग से जिला भर में, प्रत्येक जिला में एक एक टीम आई थी, और हमारा मुख्य कुछ ऐसा सड़क था जैसा कि सरसपाही पंडोल प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए 2-3 पंचायत के लोगों को दरभंगा जिला होकर के जाना पड़ता था। वह मेरे मूल प्राथमिकता में यह सड़क का था, और हम बहुत प्रयास करते रहे। संयोगवश वह टीम आई, और वह टीम जो आई तो मैं अब उस टीम को अपने ढंग से इतना प्रभावित कर दिया कि वह टीम कहीं नहीं जा पाई, बस मेरे घर पर रहना, और मैं अपने ढंग से अपने निर्वाचन क्षेत्र के अलावे पूरे पंडोल प्रखंड में, जैसा कि अब कहीं सड़क बनता हुआ दिखाई दे रहा है अन्य जिला में, अन्य जगहों पर, लेकिन पंडोल प्रखंड और ख़ास के अपने जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में आपको पहले ही यह सड़क, बहुत सड़क अब बनना शुरू हो गया। वह टेंडर की वजह से स्वीकृत तो थी, DPR तो सैंक्शन था ही, पैसा भी आ चुके थे, लेकिन टेंडर नहीं हो पाया था। टेंडर में कोई ऐसा ठेकेदार जो नहीं भर पाता था, इस कारण से रुका हुआ था, लेकिन आज पुनः गति पकड़ चुकी है। कुछ ऐसी भी सड़कें थीं जो मूल रूप से बनाना अनिवार्य था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं पिछला चुनाव हार चुका, और करीब करीब मेरे भीतर में एक कल्पना है कि अपने क्षेत्र में खास के ग्राम स्वराज की जो भावना लेकर के मैं बालपन से ही गांव और ग्राम स्वराज के स्वरूप को लेकर के अपने जीवन को भी निर्वहन किया, और जनप्रतिनिधि बनने के बाद बहुत हद तक सरजमी पर लाने का प्रयास किया। सर, एक सीधा सवाल है मेरा आपसे, इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको पिछले 5 वर्षीय में हार का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए, इसके पीछे तो अब जनता मालिक का न जाने, बहुत सारे लोग, पिछले चुनाव में जो मैं हारा, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में मैं हार गया, और 2 पद से चुनाव लड़ गया। मैं अपनी पत्नी को भी मुखिया के लिए मतलब दोनों हाथ में लड्डू खाना चाहते थे, एक हाथ में भी लड्डू नसीब नहीं हुआ? ऐसा नहीं था, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को मैं बहुत बालपन से जिया है, अपने कर्म और व्यवहार में भी उस चीज़ को जीने का काम किया। और जब जनप्रतिनिधि मैं बना तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में छोटे बड़े मसले, बहुत सारी ऐसी घटना घटी, हम पुलिस का हस्तक्षेप ना के बराबर होने दिए। समाज में अगर आपसी कोई वैमनस्यता बढ़ी है या ऐसी घटना घट गई है, तो आपस में हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर उसको निपटाने का काम किया। पुलिस का हस्तक्षेप ना के बराबर होता रहा, और यही कारण रहा कि हमारा इलाका शांत प्रिय रहा, और बहुत हद तक आपसी भाईचारगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने में हम लोग व्यस्त रहे। रही बात पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के इस बार, क्योंकि हम लोगों ने एक लड़ाई पूरे बिहार स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम किया कि नीचे स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, खास के ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक कैसे मजबूत हो। आप जानकारी रखते होइएगा कि पूरे मधुबनी जिला से हम आवाज़ उठाते रहे, और पूरे बिहार स्तर पर इस चीज़ को हमने किया। पार्टी भी हमको पंचायती राज प्रकोष्ठ में पदाधिकारी बना करके पूरे बिहार में हमने इस चीज़ का एक तरह से जन आंदोलन खड़ा करने का काम किया, और सरकार के संज्ञान में भी यह बात गई। और ग्राम सभा, खास तौर पर विकेंद्रीकृत योजना, समावेशी योजना, गांव के लोगों की सहभागिता, लोगों के विचार से, लोगों के द्वारा दिए गए योजना, लोग अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप योजना का
का निर्माण करे और ग्राम सभा में लोगों की सहभागिता हो और ग्राम सभा से जो योजना बन के जाएगी वह राष्ट्रीय स्तर की योजना में सम्मिलित हो। इसको लेकर के हमने आवाज़ बुलंद किया। बहुत सारा अखबार, मीडिया, ये सब उस समय में आप लोगों की भी जानकारी में होगी। और निचले स्तर पर भी हम लोगों ने पूरे ज़िला में प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम करवाया। और इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि सरकार की जो मंशा थी, आज जिला योजना समिति, आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये बन गई है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे जिला परिषद सदस्य भी कहते हैं कि सरकार तो कुछ दे नहीं पा रही है। अरे सरकार तो इतना दे चुकी है कि 11वीं अनुसूची जो संवैधानिक स्तर पर जो प्रावधानित है उसमें 29 विभाग है। आप केवल जिला परिषद में जो आवंटन आता है जिसमें आपको कमीशन मिलने की संभावना है, बस उसी योजना पर आप निर्भर हैं। जबकि 29 विभाग, आप शिक्षा विभाग के बारे में, शिक्षा विभाग का भी जो बजट आता है, क्या आपने शिक्षा विभाग के स्तर पर अपने क्षेत्र में कुछ लाने का काम किया? शिक्षा विभाग के स्तर पर हमने कैसे 29 विद्यालय लाया था सर? लेकिन विद्यालय सिर्फ बनी है, 29 विद्यालय सिर्फ बनी है, लेकिन शिक्षा का स्थिति जो है ना सर, बहुत ही ज़्यादा जर्जर है। आपके शासनकाल में भी ये स्थिति रहा है और अभी भी ये स्थिति बनी हुई है। उसके पीछे मूल कारण ये है, पहले ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था थी, लोगों में पढ़ने का एक जुनून था, साधना करते थे लोग। 10-10 किलोमीटर पाँव पैदल फटे कपड़े में भूखे प्यासे लोग जाते थे, क्योंकि पढ़ने के प्रति एक ललक थी। अब सरकार ने हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय का सृजन कर दिया और 5 वर्ग शिक्षक हर विद्यालय में नियोजित हैं। पहले एक शिक्षक 10 किलोमीटर दूर से आते थे टूटी हुई साइकिल से, और गांव में ही किसी घर पर रहते थे और साप्ताहिक जो कार्यबंदी होती थी शनिवार को अपने मूल घर को जाते थे। और एक शिक्षक 1 वर्ग से लेकर 5 वर्ग तक के बच्चों को इतनी अच्छी से पठन पाठन करवाते थे कि उस पढ़ाई का आज तुलना हो रहा है, कहीं आसमान पाताल का फर्क और अंतर महसूस लोग करते होंगे। दुर्भाग्य ये रही कि ये भी पंचायती राज, खास तौर पर जिस वार्ड स्तर पर जो विद्यालय है, मान लेते हैं जिस वार्ड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय है, स्थापित है, तो उस विद्यालय के पोषक क्षेत्र के जो वार्ड सदस्य हैं वह विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं। उनका अब्सेंटी से ही शिक्षक को वेतन मिलना है। सारा विद्यालय का सुचारू रूप से संचालन उसी के स्तर पर होना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। वह जनप्रतिनिधि भी इस अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। आज जन वितरण विक्रेता की स्थिति आप देख लीजिए, उसके वितरण पंजी पर, भौतिक पंजी पर, स्टॉक पंजी पर उस विक्रेता की दुकान जिस वार्ड में अवस्थित है उस वार्ड सदस्य का निश्चित रूप से हस्ताक्षर मस्ट है। वार्ड सदस्य भी नहीं समझ पा रहे हैं और जन वितरण विक्रेता भी उससे हस्ताक्षर कराना नहीं उचित समझते हैं, और उसको अलॉटमेंट मिल रहा है क्योंकि ऊपर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उनको सचेत नहीं कर रहे हैं कि भैया आपके अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब विद्यालय की स्थिति आप कह रहे हैं, सरकार क्या कर पाएगी? आपके हवाले कर दिया गया, सारी व्यवस्था आपके जिम्मे लगा दिया गया। वार्ड सदस्य मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, जबकि विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के वह स्थानीय वार्ड सदस्य अध्यक्ष होते हैं। उनके देख रेख में, उनके मॉनिटरिंग में सारी व्यवस्था कर दी गई और तो भी वो अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है या जानकारी का अभाव है, ये सब है। रही बात शैक्षणिक व्यवस्था की बात, तो शैक्षणिक स्तर पर हम समझते हैं कि एक साजिशन, जैसा कि आर्थिक उदारीकरण के नाम पर अब निजी विद्यालय का एक ऐसा प्रोफेशन हो गया है, व्यवसाय हो रहा है। अब सरकारी विद्यालय के अब MP MLA, मान लेते हैं हम जनप्रतिनिधि, हम नेता हैं और हम खुद निजी शैक्षणिक संस्थान खोल लिए। अब हमारा सरकारी विद्यालय और शिक्षण संस्थान के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि अगर वह समाप्त हो जाएगा, उसके प्रति अविश्वसनीय इस माहौल बन जाएगा, तो निश्चित रूप से वह निजी शैक्षणिक व्यवस्था में जाएंगे और हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। तो ये सब हरास हुआ है। ऊंचे स्तर पर भी एक साजिश हो रही है, गांव के बच्चे नहीं पढ़ पाए, इस तरह की एक व्यवसाय के आड़ में बड़े बड़े लोग इस तरह से साजिश कर रहे हैं। सर, इन दिनों देखा गया है कि आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में क्या, पूरे बिहार में आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। इसका कारण आप किसे मानते हैं? देखिए, इसके पीछे कारण है कि अब लोग जो गांव में पहले सामाजिक वातावरण था, गांव में हर अच्छे ढंग से अगर समझिए तो साप्ताहिक कीर्तन भजन हुआ करते थे, एक गांव में एकजुटता थी, हर गांव में युवा कमेटी बन के कोई नाटक खेला करते थे, कहीं संकीर्तन भजन कीर्तन ये सब होता था। आध्यात्मिक संगत करीब करीब समाप्त हो चुका है।
जो बौद्धिक रूप से बहुत आवश्यक है। किसी भी मानव को अपने आप में शांति, समभाव, सरलता, परोपकार की भावना, ये सब एक जगह बैठ कर के ही हो पाती है। और सामुदायिक जब पहल नहीं हो पाएगी, पहले अगर नाटक ही, हम लोग भी बचपन से नाटक खेलते थे अपने गांव में, मैथिल छात्र युवा संघ बना करके नाटक खेलना, गांव में कहीं सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो वहाँ कीर्तन गाना, मंगलवार और शनिवार को गांव के स्थान पर जा कर के कीर्तन भजन, ये सारा चीज़, कहीं श्राद्ध और विवाह है तो सामूहिक जवाबदेही समझते हुए उसमें आगे बढ़ के ये होना। लेकिन अब तो कोई ऐसा चीज़ नहीं रह गया, एक जगह लोग उठना बैठना समाप्त कर दिए। और एकांकी जीवन जीने वाले लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में खुरापात रहती है और एक जगह से लोगों का कोई वास्ता नहीं रह गया, सामाजिक जीवन जीना ही लोग छोड़ दिए। यही कारण बात बात पर लोग झगड़ते हैं और जो भी नहीं करना चाहिए वह इस तरह की नृशंस घटना घटती है। सरकार के स्तर पर तो बहुत हद तक प्रयास किया गया, करे कानून बनाए गए, एसपीडी ट्रायल करने की बात हो रही है, लेकिन तो भी लोग खून खराबा कानून सर सिर्फ कागजों पे है, धरातल पे नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कागजों पर तो है लेकिन एसपीडी ट्रायल कैसे हो पा रही है? अब कैसे मान लेते हैं? पुलिस का खौफ नहीं रह गया है, दलाली सिस्टम उभर गया है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि अब जो जनप्रतिनिधि हैं वह भाई भाई में अगर आपस में कोई झंझट हो गया किसी कारण से, तो उसमें एक गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं और थाना पुलिस मुकदमा कराने में उनकी अग्रणी भूमिका रहती है और गलत तरीके से पैसा उनका भी कमाई होता है और ऊपर के भी लोग अपना ये करते हैं। और वही कारण है कि मुकदमा और पुलिस का एक जो गलत मानसिकता वाले जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो भी इस दलाल जनप्रतिनिधि को अपना समझते हैं, दलाल है, नीचे से अपना आपस में झंझट हुआ, दलाली करता है, वहाँ का पैसा वहाँ पहुँचाता है और लोगों में इस तरह से झगड़ा लड़ाई करवाता है, इसमें उनको कमाई होती है। एक और सवाल सर, अभी जो वर्तमान में जिला पार्षद हैं मधुबनी क्षेत्र संख्या 29 के आपके क्षेत्र से जो वर्तमान में जिला पार्षद हैं रमन जी चौधरी, उनके कार्यकाल के बारे में आप बताइए। मैं उनके कार्यकाल के बारे में क्या बता पाऊँ, लेकिन एक ही मौका मिला, अच्छी बात थी। लेकिन मैं तो कहूँगा, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे इस मुख्य सड़क में सिरसा पाही पंडोल मुख्य सड़क में कोयला मुंज चौक है, हमने प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया था। और इस तरह का कंस्ट्रक्शन जिला भर में आप चले जाइए तो इस प्रकार का भवन नहीं देख पाइएगा, लेकिन उसको गलत ढंग से अतिक्रमण करवा दिए और उसमें अवैध कारोबार होता है। आप भी स्थानीय आदमी हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपके सिर यानी आप हम लोगों के बचपन से अगर छोटा बड़ा जो भी बीमारी लोगों को होता था तो सिरसा पाही मुख्य अस्पताल था, 3 प्रखंड का यह मुख्यालय था। झंझारपुर का भी ये पश्चिमी तटबंध के पश्चिमी इलाके के लोग सिरसा पाही ही इलाज कराने आते थे। मनीगाछी के भी ये उत्तरी क्षेत्र के लोग यहीं जाते थे और हम लोगों का भी वहीं पर बचपन से देखते रहे, माँ बाबूजी के साथ वहीं कोई भी बात होती थी, अभी भी लोग वहाँ जाते हैं। एक बिल्डिंग हमने बनवाया था, वो जिधर चट्टी बट्टी लगती है, और वह बिल्डिंग जो हमने बनवाया बहुतों को जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन सब जानते हैं कि सरकारी बिल्डिंग है, लेकिन अस्पताल की बिल्डिंग है, हमने बनवाया था। लेकिन उसका भी अतिक्रमण हुआ है। पता लगता है कि उसमें लोग शाम में गलत ढंग से लोग उसमें विचरण करते हैं। अब इस चीज़ को लेकर के क्या किया जाए, हमने ये भी प्रयास किया था। आप जब जानकारी आपको होगी ही कि हमारे क्षेत्र में 2 ऐसा मुख्य बाज़ार है। मुख्य सिरसा पाही, सिरसा पाही एक समय था कि लोगों को एक उम्मीद थी कि सिरसा पाही झंझारपुर के पश्चिमी तटबंध के लोग और मनीगाछी और पंडोल प्रखंड के क्षेत्र को लेकर के प्रखंड भी बनाया जा सकते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से कुछ ऐसा प्रभाव इस इलाके के लोगों में नहीं हो पाया। विद्युता के क्षेत्र में तो पूरे भारतवर्ष से हमारा सिरसा पाही परिसर अग्रणी है। अभी भी कहीं भी नहीं सर, अभी तो अपराध की नगरी बन चुका है। आए दिन पेपर में न्यूज़ आती रहती है, यहाँ पे शराब, वहाँ पे ये
आए दिन लूट घसोट बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे, विद्वानों की नगरी नहीं रह चुकी है। जानकारी है, लेकिन विद्वानों की नगरी तो सिरसप्पा ही है ही और रहेगी ही। यह यानी पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में कहीं भी आप चले जाएं और विद्वता से जुड़े हुए किसी भी गांव का अगर उल्लेख होगा तो सिरसप्पा ही 1 to 10 में निश्चित रूप से इसका नाम आएगा। बहुत श्रृंखला है, एक पर एक। अभी भी विद्वता के क्षेत्र में एक पर एक अग्रणी योद्धा लोग हैं, बहुत ऐसे महापुरुष हैं, अभी भी साधना कर रहे हैं और देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। रही बात ये जो शराब और अवैध कारोबार का जो ये हुआ, आपको पता होगा, हम तो नाम किसी का आरोपित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जनप्रतिनिधि लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि खुद उस धंधा में लिप्त हैं, अवैध कारोबार में लिप्त हैं। अगर कहीं कोई पकड़ में आता है तो जाकर के पैरवी पैगाम करवाते हैं और गलत तरीके से छोटे छोटे बच्चे को नशा का गिरोह बना करके उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मान लेते हैं हमारे पत्रकार लोगों पर भी गोली चली, अब यहीं के स्थानीय लड़के थे और गलत तरीके से, अब मान लेते हैं हम नए लड़के हैं, छोटी उम्र के लड़के हैं, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं और मैं उसको गलत सलाह दूं कि भैया इस तरीके से आप पैसा कमाओ, और उसको मैं कहूं कि दारू कारोबार करो, तुम गांजा का तस्करी करो, इसमें ज़्यादा पैसा आएंगे, आगे कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं उसको देख लूँगा, मैं संरक्षण दूंगा, तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लड़के लोग बहकावे में आए हैं, गलत प्रतिनिधि के चंगुल में फंस के, और उसके बहकावे में आकर के ये जानकारी है कि अवैध कारोबार काफ़ी बढ़िया ढंग से ऐसा हुआ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर पुनः मैं भी था, मेरे समय में कहाँ अवैध कारोबार होती थी, कहाँ कहीं कोई पुलिसिया हस्तक्षेप होता था, बहुत ऐसी बातें, बहुत ऐसी घटनाएं घटती रही, लेकिन हम लोगों ने आपस में बैठ करके इस चीज़ का समापन करवाते थे। कहीं कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण रहती थी, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब तो जनप्रतिनिधि के स्तर पर ये गलत व्यवस्था बना दी गई है। सामाजिक स्तर पर कहिए तो एक विकृति का एक आव हवा बना दिया गया है। इस चीज़ को मैं भी स्वीकार करता हूँ। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है और आप इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पिछले 5 साल अगर मैं नहीं हारता तो निश्चित रूप से मेरे भीतर जो परिकल्पना थी उसके मुतालिक बहुत काम ऐसा करना था। जैसा कि हमने बताया, सिरसप्पा ही बाज़ार, आज मान लेते हैं छोटे छोटे स्तर के जो दुकानदार हैं, फुटकर दुकानदार हैं, उसको तो ज़मीन नहीं है, वो तो रोज़गार करेंगे, और रोज़गार करेंगे तो हमने उसको रोज़गार अस्थायी रूप से करे, इसको लेकर के आधारभूत संरचना मद से हमने बहुत सारी बिल्डिंग लाने का काम किया। हमने 100 बिल्डिंग, यानी छोटा छोटा पान की गुमती के तरह, या 10 बाय 12 का दुकान, यानी नाश्ता का दुकान करे, या रेडीमेड की दुकान करे, या पान की गुमती, या फल फूल, जैसे जिस प्रकार का छोटे छोटे गुमती के रूप में 10 बाय 12, यानी जी हर आकार से बिल्डिंग बनाने की योजना हमारे मन में थी और हमने शुरू भी करवाया। और स्थानीय लोगों से आप पूछ सकते हैं कि हमने वहाँ पर जो बिल्डिंग तैयार करवाया, आज भी रड उसमें पड़ा हुआ होगा, लेकिन लोग नहीं बनाने दिए। लोगों को लगा कि ये गलत हो रहा है, जबकि आज हो क्या रहा है, हमारा ये था कि अतिक्रमित है छोटा छोटा, जो आज दिल्ली में भी, पटना में भी बहुत पुलिस वाले, नगर निगम वाले आते हैं, डंडा मारते हैं, भगा देते हैं, लेकिन फिर 10 दिन के बाद फिर वही ठेला वहाँ पर आ जाता है। तो उसको तो उजाड़ने से तो बेहतर था कि हम अस्थायी रोजगार दे देते। और हमारे मन यही भाव थी कि सिरसप्पा ही हमारे इलाके का मुख्य बाज़ार है और इस बाज़ार का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उसको भी अस्थायी रूप से दुकान करने के लिए हम बिल्डिंग भी बना देते। बाज़ार भी सुंदर लगता है दिखने में, लेकिन नहीं हो पाया। और अभी भी हमारे भीतर में, अब जैसा कि महामहोपाध्याय डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय, एक कहीं भी आप दिल्ली में चले जाएं, बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, तो इतनी ज़मीन है कहाँ, आपस में बैठने के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन पार्क में सारे सामूहिक कार्यों का वो लोग अपने ढंग से निपटारा करते हैं। हमारे इलाके के लिए इतना बड़ा परिसर है और वह वाचनालय का कैसे विकास हो पाए, तो हम पिछले ही कार्यकाल में
हम गंगानाथ बचनालय पर जो पहला सरकारी काम अगर ईंटा लगा तो मेरे जिला परिषद क्षेत्र से मैंने वहाँ पर निर्माण कराने का काम करवाया। आज भी अपने सांसद से उसका बाउंड्री करवाने का काम करवाया। अपने नेता विनोद नयन झा से आज वाचनालय का भवन निर्माण करवाने का काम किया। आज अयाची डीह पर मुख्यमंत्री भी आए। आज सौंदर्यीकरण की बात हो रही है। अयाची पूरी दुनिया में यानी आध्यात्मिक रूप से भी वह पूजनीय माने जाते हैं। जिनके घर स्वयं शंकर भगवान पैदा लिए, वह जगह एक तरह से सरकार के संज्ञान में नहीं थी। अखबारों में कागज़ों पर हर तरह से अयाची नगर सिरसा पाही अयाची और शंकर के बारे में महिमा मंडन हर स्तर पर होते रहे, लेकिन जो उसका एक विकास का स्वरूप होना चाहिए था वह नहीं है। और हमने 15 रूम, लोगों ने कहा कि यह संस्कृत विद्यालय यहाँ चलता था। हमने कहा टाट में चलता था तो हम उसको पक्कीकरण कर देते हैं। हमने बनवाया भी, लेकिन जब बन गया तो आज देख लीजिए उसमें भूसा रखा रहा है, गोरहा रखा रहा है। स्थानीय लोग अतिक्रमण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी भी आए थे, बहुत अच्छा लगा कि अपने सिरसा पाही के विकास के लिए और इस जगह को पर्यटकीय रूप से विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बृहत संकल्प है और योजना भी है। और इस तरह से ऐसा कार्यक्रम भी हुआ था। और वह जब आए और वह जो बिल्डिंग बना हुआ था तो वो देख करके वह भी अभिभूत हुए, जो इस तरह का बिल्डिंग है इसको उपयोग में लाया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जैसा कि स्थानीय लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले बांस एकत्रित करके, चंदा एकत्रित करके लोग पुस्तकालय का निर्माण करते थे। एक जगह बैठने के लिए किसी न किसी रूप में एक सामूहिक चंदा चपाटी करके उस समय के नवयुवक लोग करते थे। लेकिन अब तो वह सामुदायिक भावना ही विलुप्त हो गई। सामाजिक जो एक सोच थी वह अब लगता है कि आने वाले समय में जिस जगह आप चले जाएं, बहुत जगह हम भी देखते हैं, जहाँ जाएं लगता है कि गांजा का एक सोंठ चल रहा है। नए नए पीढ़ी के लड़के, 12 साल 14 साल के लड़के लोग गांजा पीते हुए आप दिखाई दे देंगे। शाम होते ही लगता है कि दारू बंदी है, लेकिन दारू पीते हुए देख जाएंगे। कहीं अब उसकी रुचि पढ़ने पर भी नहीं है। तो हमको तो लगता है 10 साल आते आते गांव का जो नया पीढ़ी है वह करीब करीब हमको लगता है कि अब भगवान जाने क्या होगा भविष्य। वो सोचने की भी अब बात होती है तो लगता है कि अब समाप्त हो रहा है, कहीं कुछ ऐसी बात नहीं रह गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।